हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फोर्थ वीडियो है, ये फोर्थ लेक्चर है। और फोर्थ लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। पहले तीन लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है। फिर हमने यूनिट्स पढ़ ली है, यूनिट्स टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा, बहुत लेट हो जाएगा। फिर हमने तीसरे लेक्चर में हमने सेकेंड और थर्ड लेक्चर में मिला के वी हैव डन सर्टेन टाइप्स, 8 और 9 टाइप्स हमने न्यूमेरिकल्स के कर लिए। ठीक है, अब हम एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं बच्चों। एंड द न्यू टॉपिक इज, क्या है न्यू टॉपिक? न्यू टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, राइट। और यहां पर हमें जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी आपने पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है। कहां पढ़ी है? क्लास 11 में एक चैप्टर था आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा है थोड़ा बहुत। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, पर हमें सॉल्युबिलिटी गैस की पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? गैस की, इन लिक्विड। तो उस सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ इमिसिबल एंड इमिसिबल सब्सटेंसेस। मिसिबल हिंदी में बोले तो जो घुल जाता है ना, जो आपस में मिक्स हो जाता है, और इमिसिबल जो मिक्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर को अगर आप मिक्स करते हैं तो मिसिबल है, ठीक है। और अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या इमिसिबल, लेयर बन जाती है ऑयल और वाटर की, आपको पता है। तो अब मिसिबल, कोई भी दो सब्सटेंस मिसिबल है और कोई भी दो सब्सटेंस इमिसिबल है। क्या बोला मैंने? कोई भी दो सब्सटेंस मिसिबल है और कोई भी दो सब्सटेंस इमिसिबल है। तो क्यों है और कैसे है, तो थोड़ा सा सीखना है। ऑल्दो ये यहाँ पे मैं बहुत इलैबोरेट नहीं करूंगा, ये आगे जाके जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे आप सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। मिसिबिलिटी और इमिसिबिलिटी का एक ही कंसेप्ट है, लाइक डिसऑर्डर। ठीक है, एक ही कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है लाइक डिसऑर्डर लाइक। लाइक डिसऑर्डर लाइक, लाइक डिसऑर्डर का मतलब क्या? पोलर इन पोलर। पोलर पता है? पोलर कौन? जिसमें डाइपोल होता है। और डाइपोल कौन? जैसे वाटर, वाटर पोलर होता है। तो पोलर के लिए तो बेटा एक ही सॉल्वेंट याद रखो फिलहाल, वाटर बेस्ट पोलर सॉल्वेंट, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर इन पोलर, लाइक डिसऑर्डर लाइक मतलब पोलर चीज के अंदर सॉल्युबल होगी, और नॉन पोलर इन नॉन पोलर। ये कंसेप्ट है, बहुत इलैबोरेट नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। तो अब हमने बोला कि अल्कोहल C2H5OH, ये ठीक है, ये पोलर है। हाँ पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। पोलर है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व करती है। अल्कोहल पानी के अंदर, पिक्चरों में देखा होगा अल्कोहल इन पानी के अंदर। और वाटर OHH, ये वाटर का फॉर्मूला। फिर दोबारा से OH C2H5। तो क्या है? पोलर, वाटर पोलर, दोनों आपस में मिक्स क्यों हुए? क्योंकि दोनों आपस में क्या बनाते हैं? सुना होगा सबने, क्या होता है ये? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इथेनॉल का पॉजिटिव पार्ट, वाटर का नेगेटिव पार्ट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, वाटर का पॉजिटिव पार्ट, इथेनॉल का नेगेटिव पार्ट, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? लाइक डिसऑर्डर। पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा, तो नॉन पोलर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में कौन है? नॉन पोलर सॉल्वेंट याद रखिएगा, पोलर के लिए सिर्फ एक सॉल्वेंट की याद जरूरत है आपको, पानी। तो जो भी चीज पोलर होगी वो पानी के अंदर सॉल्युबल होगी। अल्कोहल पानी के अंदर सॉल्युबल होती है, ऑयल पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। कभी ऑयल को पानी में डालोगे तो सेपरेट लेयर बन जाती है, होता है, देखा होगा। और अल्कोहल को तो अक्सर देखा होगा मूवीज में, कभी ट्राई तो नहीं किया ना, करना भी नहीं है बेटा, अभी एज नहीं आपकी, ठीक है। तो अल्कोहल पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल और पानी दोनों पोलर है। और स्पेसिफिक जाएंगे तो हम बोलेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर नॉन पोलर, जैसे बेंजीन नॉन पोलर है,
ठीक है, बेंजीन सॉल्युबल है CCl4 के अंदर, ये भी नॉन पोलर है। अब बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, क्या करते हैं, सर पोलर इन पोलर, जैसा आपने एग्जांपल दिया अल्कोहल एंड वाटर, दे आर सॉल्युबल, एमिसिबल, क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो और फिर आपने बोला कि बेंजीन CCl4 के अंदर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, CCl4 भी नॉन पोलर है, और आपने बोला नॉन पोलर भी आपस में मिसिबल होंगे या सॉल्युबल होंगे। तो अब पोलर इन पोलर के अंदर आपने एग्जांपल दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने एग्जांपल दिया, इसके अंदर क्या होगा, ये क्यों सॉल्युबल होंगे, तो हम बोलते हैं इनके अंदर जो फोर्सेस होंगे वो होंगे वैन डेर वाल्स फोर्स। बस अभी इतना याद रखना, इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अननेसेसरी। तो आपने बोला पोलर, क्या याद करना है, पोलर के अंदर सॉल्युबल है मेनली क्योंकि आपको सॉल्वेंट वाटर लेना है, पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर के अंदर कोई भी चीज सॉल्युबल कब होगी, जब वाटर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एग्रीड, ठीक है। नॉन पोलर बहुत सारे होते हैं, CCl4, CHCl3, बेंजीन, टोलुईन। तो नॉन पोलर आपस में सॉल्युबल क्यों होंगे, सॉल्युबल होंगे, हाँ होंगे, नॉन पोलर या मिसिबल होंगे, हाँ होंगे, पोलर मिसिबल, नॉन पोलर मिसिबल। फिर आपने बोला इनके अंदर फोर्सेस कौन से होंगे, वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे, ये आपको आगे जाके थोड़ा सा और इलैबोरेट करके पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल याद रखना। हाँ, और इनमिसिबल कौन से होंगे, इनमिसिबल नॉन पोलर टू पोलर, यानी कि बेंजीन के अंदर अगर आप पानी डाल दें या पानी के अंदर अगर आप बेंजीन डाल दें या इथेनॉल के अंदर अगर आप CCl4 डाल दें तो क्या ये आपस में मिसिबल होंगे, नहीं, ये मिसिबल नहीं होंगे। पोलर इन पोलर कंसेप्ट इज लाइक एग्जॉस्ट लाइन, तो पोलर के अंदर पोलर चीज सॉल्युबल होगी और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। पोलर के अंदर अगर नॉन पोलर डालोगे या नॉन पोलर के अंदर अगर पोलर डालोगे तो वो आपस में कभी भी मिसिबल नहीं होंगे, कभी भी आपस में मिसिबल नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ मिसिबल सब्सटेंसेस की, राइट, इसकी बात करेंगे सिर्फ मिसिबल सब्सटेंसेस की। तो मिसिबल सब्सटेंसेस की बात करने के लिए अब मेरे पास नया टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हो, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी, क्या समझते हो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। सॉल्युबिलिटी, अब देखो क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि कोई भी चीज, हमने अच्छे से पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन और मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार डेफिनेशन आपको लर्न कराऊं, कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कोई आपसे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है बोर्ड्स में और कंप्यूटर एग्जाम में, तो फिर भी देख लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट बनाने के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या है सॉल्युबिलिटी की बात, क्या करें, हमने बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट up to saturation. Now this word is important. Up to saturated नहीं, saturation, sorry, ठीक है। आप सपोज आपके पास सॉल्वेंट है एंड सॉल्वेंट आपका वाटर है, एग्रीड, आपने उसके अंदर 1 स्पून या 1 टीस्पून सॉल्ट मिलाया, डिसॉल्व किया, सॉल्युबल हो गया। आपने दूसरा टीस्पून सॉल्ट मिलाया, वो भी सॉल्युबल हो गया, ठीक है। तीसरा टीस्पून सॉल्ट मिलाया, वो भी सॉल्युबल हो गया। चौथा टीस्पून भी आप सॉल्ट मिलाओगे, सपोज वो भी सॉल्युबल हो गया, ठीक है। 5वां टीस्पून मिलाओगे तो अब वाटर क्या बोलेगा, भाई बहुत हो गया, अब मेरे बस का नहीं है इतना सारा NaCl डिसॉल्व करना, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सॉल्युबिलिटी का मतलब है अप टू सैचुरेशन का मतलब क्या, कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट आप किसी भी सब्सटेंस का डिसॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में, अगर मैं वाटर ले रहा हूं सॉल्वेंट समझ में आया, तो कितना अमाउंट आप किसी भी सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं, कितना अमाउंट आप किसी भी सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। अप टू सैचुरेशन का मतलब जितना वो सॉल्वेंट अपने अंदर किसी भी चीज को डिसॉल्व कर सकता है। से अगर आप सॉल्ट की बात करें तो कितने सॉल्ट को 100 ग्राम सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक। फिर एक टर्म और आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इजी टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड क्या, हमने बोला
हमने बोला जब आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दिया, आपने 1 टीस्पून डाल, डिसॉल्व हो गया, जब तक डिसॉल्व हो रहा है तब तक वो है सैचुरेटेड। ठीक है, आपने बोला सोल्यूट, सपोज नमक, आपने बोला सॉल्वेंट, और ये आपका बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने बोला 1 टीस्पून मैंने डाला, डिसॉल्व हो गया, 2 स्पून मैंने डाला, डिसॉल्व हो गया, तीसरा टीस्पून मैंने डाला, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। ठीक, अब चौथा टीस्पून आपने डाला तो डिसॉल्व नहीं हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट हो जाएगा मतलब अब बीच में इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? इक्विलिब्रियम का। तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, जब तक सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है या जब तक कोई भी चीज दूसरी चीज के अंदर डिसॉल्व हो रही है, प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। क्या बोला? प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो अनसैचुरेटेड। पीपीटी बन रहा, जैसे ही बनना शुरू हो गया हम बोलेंगे द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। अब इसका मतलब हिंदी में क्या कि सॉल्वेंट बोलेगा कि मेरे अंदर मैक्सिमम नमक या सपोज आप सॉल्ट डाल रहे हैं तो मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, इससे ज्यादा मैं अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। दैट्स कॉल्ड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या? जब तक डिसॉल्व हो रहा है। सैचुरेटेड क्या? जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब पीपीटी नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, नीचे बैठना मतलब पीपीटी बन जाएगा, पीपीटी मतलब इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो अब हमने क्या बोला? डेफिनेशन क्या दी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अप टू सैचुरेशन। जब तक अप टू सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब है जब डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो अप टू सैचुरेशन मतलब जब तक डिसॉल्व होना बंद नहीं हुआ, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, तब तक हम उसको बोलेंगे, जितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब मुझे पढ़ना है सबसे हॉट टॉपिक, और मैं इसको हॉट टॉपिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेनरीज लॉ। ठीक है, कंसेप्ट में इसके आपको सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारी। तो पहली बात, ठीक है, अब हेनरीज लॉ क्या है? पहली बात, आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी। कोल्ड ड्रिंक मतलब लिम्का, स्लाइस, 88 ड्रिंक्स जिसे बोलते हैं। लिम्का, स्लाइस, स्प्राइट, थम्स अप, कोक, पेप्सी, इन सब के अंदर क्या होता है? CO2 डिसॉल्व होता है। अब CO2 डिसॉल्व क्यों होता है? वो बहुत लंबा टॉपिक है, बहस का टॉपिक है। तो उसमें क्या है? CO2 को डिसॉल्व कर रखा है उससे लिक्विड के अंदर। तो अब कितना CO2 डिसॉल्व होगा इसको बताता है हेनरीज लॉ। समझ में? हाँ या ना? गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। दोबारा बोल रहा हूं, गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड इज डिसॉल्व्ड बाय हेनरीज लॉ। दोबारा, गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड इज डिसॉल्व्ड बाय हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरीज लॉ ये बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की solubility in liquid is directly proportional to the partial pressure applied over the gas. ये है, ठीक है, और ये वाइस वर्सा ट्रू होता है। वाइस वर्सा का मतलब पता है? उल्टा सीधा दोनों तरफ से ट्रू है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो बोलता है कि सपोज आपके पास कोक की 2 लीटर की बोतल है, अभी उसके अंदर CO2 डिसॉल्व नहीं है। ठीक है बच्चों, आप उसके अंदर CO2 डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आजा CO2 डिसॉल्व हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर से, मतलब CO2 को अंडर प्रेशर भेजना पड़ेगा। और कंसेप्ट क्या? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे CO2 के ऊपर, उतनी ज्यादा वो कोक की बोतल के अंदर डिसॉल्व हो। ठीक है ना? ये कोक की बोतल आपने बना दी। सपोज ये कोक की बोतल है, ये कोक की बोतल है, लिख देते हैं कोक, COKE कोक। यहां पे आप CO2 भेज दें। ठीक है, तो CO2 को प्रेशर, जैसे पंप वाला प्रेशर होता है, वो प्रेशर लगा के अंदर भेजेंगे। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा CO2 डिसॉल्व होगी। एग्री? तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब आपने क्या किया? CO2 डिसॉल्व कर दिया, ऊपर से इसको सील कर दिया, सील कर दिया। अब CO2 डिसॉल्व होगी इसके अंदर, CO2 प्लस लिक्विड जो भी है, ओके, CO2 प्लस लिक्विड। ठीक है, ठीक है, मतलब अब लिक्विड में वाटर तो नहीं बोलूंगा, सॉल्ट प्लस वाटर सोडा वाटर होता है ना, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर सोडा वाटर।
ठीक है, लिक्विड मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं, फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सारे। अब उल्टा, तो मैंने क्या बोला था पहला, क्या प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब उल्टा वाइस वर्सा ट्रू है, वाइस वर्सा ट्रू है। उल्टा मतलब जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, है ना बेटा, CO2 डिसॉल्व हो गई, अब क्या करेगी, CO2 इस कोक की बोतल की वॉल्स पे, क्या बोला मैंने, CO2 इस कोक की बोतल की वॉल्स पे, क्या बोला, CO2 इस कोक की बोतल की वॉल्स पे प्रेशर मारेगी। ठीक है, ज्यादा प्रेशर कब मारेगी भाई, जब ज्यादा अमाउंट होगा, और ज्यादा अमाउंट कब होगा, जब ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी, पहला क्या था, पहला क्या था, सीधा लॉ क्या था, ज्यादा प्रेशर लगाओगे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। उल्टा लॉ क्या, ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो CO2 का प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉटल ज्यादा होगा। तो सीधा लॉ, ग्रेटर द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस, greater is the solubility of gas in liquid. Ulta, greater is the solubility of gas in liquid, greater is the partial pressure exerted by the gas on the container in which the liquid is contained. Agreed? So partial pressure is directly proportional to solubility. यहाँ तक बात खत्म हुई। अब चलते हैं आगे। हमने बोला ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी आप अभी पढ़ के आ रहे हैं बेटा, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। हमने बोला ठीक है। अब वापस आते हैं, हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब एक चीज मैं बता दूं, पहली बात एक रूल बता दूं, रूल ये गोल्डन रूल से याद रखना, बहुत सारे रूल्स। गैस इन लिक्विड, गैस को अगर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे तो गैस हमेशा ऑलवेज सॉल्यूट होगी और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और दूसरा गैस की सॉल्युबिलिटी, ये पहला गोल्डन रूल है, गैस इन लिक्विड, गैस इज ऑलवेज सॉल्यूट, लिक्विड इज ऑलवेज सॉल्वेंट। दूसरा गोल्डन रूल क्या बोलता है, दूसरा गोल्डन रूल है एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ये दूसरा गोल्डन रूल है। एंड आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन। क्यों, जितने न्यूमेरिकल्स हैं सबके ट्रिक ये है, जितने भी न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में आएंगे सबके ट्रिक आप देखना, मैं आपको फंसाऊंगा और गंदा वाला फंसाऊंगा बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक, तो क्या मैंने बोला, गैस इन लिक्विड, ठीक, गैस इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू द सॉल्यूट, लिक्विड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू द सॉल्वेंट, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल इज गैस इन लिक्विड इज एन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। गैस इन, तो एक लाइन में क्या बोलूंगा, गैस इन लिक्विड extremely dilute solution in which gas is considered to be solute, liquid is considered to be the solvent, and to see बात gas is negligible. Agreed? आगे चलिए। अब हमने बोला ठीक है भाई, ये रूल्स आपके समझ में आ गए, वापस आते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर गैस मतलब सॉल्यूट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility, partial pressure is directly proportional to solubility. Now solubility can be represented. Now this is, देखो बेटा क्या, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जब हम हेनरीज लॉ की न्यूमेरिकल करोगे ना, तो solubility can be represented, solubility को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं in terms of क्या, ऑल्दो हमने बोला कितना अमाउंट क्या, solubility को मोल फ्रैक्शन में टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम मोलारिटी के टर्म्स में कर सकते हैं, हम मोल्स के टर्म्स में कर सकते हैं, हम वेट के टर्म्स में कर सकते हैं। एंड ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपको पक्का कंफ्यूज करेगा while solving the numericals। तो अभी क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं इफ सॉल्युबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड सपोज बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट, क्योंकि गैस को हमने सॉल्यूट बोल दिया, तो अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें और गैस की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं x, और सॉल्यूट के लिए क्या लिखते हैं v, पता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का ही होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट xv। ऑल्दो किसी भी टर्म्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर आपकी बुक में ज्यादातर हमारे मोल फ्रैक्शन की मिलेंगे, इसलिए मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये किसका साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना है तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, है ना बेटा, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना है तो इज इक्वल टू kh into h।
और केएच को क्या बोलते हैं? केएच को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? हेनरीज लॉ क्या बोलता है? ज्यादा प्रेशर मारोगे तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। उल्टा कर लो, ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो गैस ज्यादा प्रेशर मारेगी। फिर हमने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट किसके टर्म्स में कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता है, रिवाइज कर ले। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? याद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना बेटा? ये होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो व्हाट इज केएच? केएच को बोला हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब दो बातें, ठीक है, दो बातें कर लेते हैं। दो बातें क्या? पहली बात सिग्निफिकेंस ऑफ केएच। ये आपकी मेन इक्वेशन है बेटा। ठीक है बेटा, तो पहली बात क्या कर लेते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ केएच। पहला, अब अगर हम क्या निकालें, ये मेरी मेन इक्वेशन, मेरी मेन इक्वेशन क्या है? मेन इक्वेशन ध्यान देंगे, मेन इक्वेशन है P पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू HB। अब हम KH के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो KH को क्या लिखेंगे? P ओवर HB। और HB क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बोलो हाँ, क्या है? क्या है? KH is inversely proportional to solubility. KH is inversely proportional to mole fraction. KH is inversely proportional to solubility. यानी कि KH अगर ज्यादा होगा तो solubility कम होगी और मोल फ्रैक्शन कम होगा। पहला, पहला यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे चलेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी आप कॉल करिए, बताइए मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये है यहाँ तक। तो हमने क्या पढ़ा? पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के तरह से पढ़ेंगे हमेशा। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HB। एग्रीड? ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ठीक है। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि KH कैसे निकालें। बच्चे क्या पूछते हैं? KH कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे KH से? तो हमने कहा चलो वापस आते हैं। हेनरीज लॉ याद हो गया, रख लिया यहीं पे लर्न कर दिया होगा आप लोग। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन क्या है मेरे पास? वापस आते हैं। मेन इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू KH इनटू HB। P भी लिख लो, तो KH इज इक्वल टू P, ऐसे लिख लो। ये होगी मेन इक्वेशन ना। अब आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, बाय वाले बच्चे खासकर स्ट्रेट लाइन आती है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसको एलाबोरेट मैथ्स में नहीं जाऊंगा मैं, केमिस्ट्री बनानी है हमको। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और y को क्या बोलते हैं? y एक्सिस। ठीक है, x को क्या बोलते हैं? x एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस से जो मल्टीप्लिकेशन उसको बोलते हैं स्लोप। और सी को क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट या सिंपली बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या? अगर मैं वाई एक्सिस को अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ प्लॉट करूंगा, ठीक है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये सी नहीं होता, अगर ये सी है तो लाइन यहां से कट करेंगे और एक्सेस से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसको बोलेंगे सी। क्या बोला सी को? वाई इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट। और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ए बी सी, ए बी ओवर बी सी, है ना बेटा? या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो इसको लर्न कर लेना। अब सपोज इस इक्वेशन में अगर सी नहीं होता, क्या बोला मैंने? इस इक्वेशन में अगर क्या था? y इक्वल टू mx प्लस c। सी क्या है? y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर मैंने बोला सी नहीं होता, क्या बोला मैंने? दोबारा बोल रहा हूं, सी नहीं होता, इसका मतलब इंटरसेप्ट। तो क्या मतलब y इक्वल टू mx।
तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप y एक्सिस को x एक्सिस के साथ प्लॉट करेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगी, पर इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी कि वो एक्सिस ओरिजिन से पास होगी। कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी, जहां से वो दोनों एक्सिस ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा? m अभी भी स्लोप होगा। स्लोप मतलब यहाँ पे थीटा मान लो AB ओवर BC। ठीक, तो क्या होगा? ये जो m होगा, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्लोप। ये कब? जब y इक्वल टू mx है, और जब y इक्वल टू mx प्लस c है तो ये स्ट्रेट लाइन। जब c नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन, और c होगा तो ये स्ट्रेट लाइन। एग्रीड? पता लग गया? अब आते हैं, अब मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला मैंने? इसको हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करते हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, pb इज इक्वल टू kh इंटू xb प्लस कुछ है, कुछ भी शून्य। तो ये क्या है? इंटरसेप्ट 0, इंटरसेप्ट नहीं होगा, यानी कि अगर आप p को किसके साथ प्लॉट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज x एक्सिस। ये क्या हो गया? दिस इज y एक्सिस। समझ में आ रहा होगा? और ये क्या हो गया? स्लोप। तो हम किसको निकालने जा रहे हैं? स्लोप को। क्या निकालना है हमें? kh। तो इसका मतलब क्या? अगर मैं y एक्सिस को की जगह क्या पुट करूं? pb है ना बच्चों, pb। x एक्सिस की जगह क्या पुट कर दूं? x एक्सिस क्या है? मोल फ्रैक्शन, राइट? तो क्या होगा? इंटरसेप्ट नहीं है इस इक्वेशन में, इंटरसेप्ट है नहीं है, तो लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। ठीक, और उसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? स्लोप इज इक्वल टू kh, और kh क्या आएगा? tan थीटा के बराबर, और tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। एग्रीड? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। kh कैसे निकालेंगे? समझ में आया? ये pb पार्शियल प्रेशर कहां पुट करेंगे? y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या पुट करेंगे? मोल फ्रैक्शन। इंटरसेप्ट क्या है? 0, यानी कि लाइन स्ट्रेट तो होगी पर ओरिजिन से पास होगी। उसके स्लोप को क्या बोलेंगे? स्लोप को बोलेंगे kh, और kh इसके बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आपको पता है कि tan थीटा होता है। एग्रीड? याद रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? जल्दी बोलिए, याद रखना प्रॉब्लम? तो ये है बेसिक हेनरीज लॉ। अब बात करते हैं, kh आपके समझ में आ गया? kh ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, kh ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, बार-बार रिवाइज करें। वापस आते हैं, अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या बोलो? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहला तो है एयर प्रेशर, तो आपने पढ़ी लिया, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? मुझे प्रेशर अभी पढ़ा आपने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना बेटा? अभी तो पढ़ा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ठीक है, अभी पढ़ा आपने। बी पार्ट आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल? क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, तो व्हेन अ गैस, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, अभी ज्यादा, गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। जब हम गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, जब हम किसी भी गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, देन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। and is represented as, हमने बोला हम किसी भी गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम क्यों है? गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड को आप सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, और ये इक्विलिब्रियम का साइन और ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं वापस। देखो क्या, जब हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। पहली बात व्हाई इक्विलिब्रियम क्यों? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको अभी क्या सिखाया था?
मैंने कहा था जब आप सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, क्या बोला था, किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्ट को बोला था मैंने, तो एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप डिसॉल्व कर सकते हैं। आपने 1 टीस्पून किया, 2 टीस्पून किए, ऐसा नहीं कि आप 10 टीस्पून डिसॉल्व करेंगे और सॉल्वेंट बोलेगा डालते रहो डालते रहो डालते रहो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, राइट। थोड़ी देर बाद मना कर देगा, भैया अब नहीं है मेरे बस का, सॉल्वेंट मना कर देगा, अब नहीं है मेरे बस का, अब नहीं डिसॉल्व कर सकता, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला ट्रिक, पहले मैंने बोल दिया था बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, I told you that क्या gas and liquid is always an extremely dilute solution. I've said dilute solution. Now I'm saying it's an extremely dilute solution. गैस को लिक्विड के अंदर जब भी डिसॉल्व करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर बहुत कम होती है, और सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम जरूर आएगा। समझ में आ गया बच्चों? इक्विलिब्रियम आया तो क्यों आया, समझ में आ गया। और डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आता है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, हीट बाहर निकली, हीट बाहर निकली, हीट बाहर निकली, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये बीकर है, इसके अंदर ये पानी से भरा हुआ है, अगर मैं इसके अंदर गैस डिसॉल्व करता हूं तो क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला, गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया, हीट बाहर निकली, ठीक है। और इक्विलिब्रियम आ गया किसके बीच में, ये कौन सा पार्ट है, ये अभी डिसॉल्व हो रहा है, और ये इसके अंदर गैस डिसॉल्व हो चुकी है, सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक। इक्विलिब्रियम आ गया। जब भी इक्विलिब्रियम आता है, क्या बोला मैंने, जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो एक प्रिंसिपल आता है, उसको इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है क्या, ली-शैटलियस प्रिंसिपल। और ली-शैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है, याद होगा आपको क्लास में। ली-शैटलियस प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको कितना पता। ए है, सपोज ये गैस है, ये बी है, सपोज ये लिक्विड है, और ये ए बी बन गया, सपोज ये सॉल्यूशन बन गया। और डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच जो है सपोज -20 किलो जूल है। पहली बात, गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया, हीट बाहर निकली, सपोज मैंने बोला 120 किलो जूल हीट बाहर निकली। अगर 20 किलो जूल हीट बाहर निकलेगी तो याद रखना इक्विलिब्रियम आ गया। जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसकी हीट जो होगी, एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं, वो होगी +20 किलो जूल। दोबारा बोल रहा हूं, अगर हीट बाहर निकलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट बाहर निकली तो बैकवर्ड रिएक्शन में उतनी ही हीट कंज्यूम होगी। अगर 20 किलो जूल हीट बाहर निकल रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन में 20 किलो जूल हीट कंज्यूम होगी। फॉरवर्ड में 20 किलो जूल हीट बाहर निकल रही है तो बैकवर्ड में 20 किलो जूल हीट कंज्यूम होगी। फॉरवर्ड में अगर 20 किलो जूल हीट लग रही है तो बैकवर्ड में 20 किलो जूल हीट बाहर निकलेगी, उल्टा होता है, ठीक। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। एक्सो मतलब हीट बाहर निकली है ना, एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर है, ये आपको पता है। अब ली-शैटलियस प्रिंसिपल ये बोलता है, ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड हीट बाहर निकल रही है, बैकवर्ड हीट अंदर आ रही है, एग्रीड। यहां तक आ गया, एक्सो एंडो। ली-शैटलियस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या बोला मैंने, ली-शैटलियस प्रिंसिपल ये बोलता है अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो पहली बात, दूसरा एंडोथर्मिक होगा। अगर हीट बाहर निकल रही है, सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है जैसा कि यहां पे होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में बोलता हूं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम, फेवर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक चेंज। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए। इस केस में कौन सा, एंडोथर्मिक है ना, यानी कि बैकवर्ड, एग्रीड। तो गैस को दोबारा से, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनता है, ये अनएब्सॉर्ब गैस है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, गैस डिसॉल्व हो रही है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, गैस अलग लिक्विड अलग, गैस अलग लिक्विड अलग। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और बैकवर्ड रिएक्शन में गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, एग्रीड, एग्रीड। तो वापस एक बार फिर अब पूरा एक साथ पढ़ ले। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं,
सॉल्यूशन बनता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेल्टा एच इज नेगेटिव, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, आपके में एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनता है डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड एक्शन एक्स है, बैकवर्ड एंड है, जितनी हीट यहां बाहर निकलेगी उतनी हीट यहां कंज्यूम होगी। राइट, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बोला मैंने, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए। क्या बोला, वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए, यानी कि कौन सा, इस केस में बैकवर्ड। और बैकवर्ड में क्या हो रहा है, बैकवर्ड में गैस अलग लिक्विड अलग, गैस अलग लिक्विड अलग, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी कम है। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक चेंज। ठीक है, तो टेम्परेचर is inversely proportional to solubility. Clear? Inversely proportional to mole fraction of gas and directly proportional to kH. ये जरूर याद रखना है kH, ये नहीं भूलना है। ये भूल गए तो फर्स्ट ऑप्शन kH को रिलेट करना है। अभी आपको इससे थोड़ी देर लगेगा, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है ना। हाँ यार, अब एक क्वेश्चन आता है कि why do aquatic species, ठीक है, आर मोर कंफर्टेबल, क्या बोला, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, है ना। फिश होती है, फिश को ऑक्सीजन चाहिए, तो फिश क्या करती है, वो ऑक्सीजन कहां से लेती है, हवा में तो आती नहीं है सारी फिश, कुछ आती है हवा में, सारी तो आती नहीं है, तो फिश को ऑक्सीजन कहां से लेगी। तो फिश याद रखना, जो वाटर होता है, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर लेती है। ठीक है, उसको ब्रीदिंग करती है। एग्रीड। अब क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूबिलिटी, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो हाई सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, हाई सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, ऑफ O2 इन वाटर। है बेटा, अगर टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो मोर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक बार मैंने ये बैच में मैंने पूछा बच्चों से, एक बच्चा बैठा हुआ था, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा ना बच्चे का नाम लूंगा, हो सकता है कहोगे दोस्तों अभी पिछले साल की बात है, मैंने पूछा व्हाई डू एक्वाटिक स्पीशीज यूज बेटर इन कोल्ड वाटर। ठीक है, टेस्ट में दिया मैंने क्वेश्चन, तो बच्चा लिखता है बिकॉज दे फॉर्म वेरी वार्मर इन हॉट वाटर। ठीक है, अब ऐसे आंसर आप मत लिखना कम से कम। ठीक है, एग्रीड। ठीक है, आपको इंग्लिश में आता है तो तमीज से लिखेंगे, नालायक वाले काम नहीं करेंगे। एग्रीड, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो हमने दो फैक्टर्स पढ़ लिए, सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दो फैक्टर पढ़ लिए। पहला प्रेशर आपको पता ही है, टेम्परेचर ने पढ़ लिया। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग में तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ गैस। अभी तक क्या रखा, अभी तक क्या रखा, KH is inversely proportional to solubility। रख लिया अभी तक, इतना तो रख लिया होगा बच्चों। वापस आते हैं नेचर ऑफ गैस। ना गैस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक को मैं बोलता हूं परमानेंट, क्या बोला मैंने, परमानेंट, और एक को बोलता हूं नॉन परमानेंट। ठीक है, अभी मैं इसको, आज मैं इस टॉपिक को सिंपल रख रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूंगा। लास्ट वाले टॉपिक, क्या बोला मैंने, इस टॉपिक को आज मैं सिंपल रख रहा हूं, नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा बेटा उसमें मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा। ठीक है, अब गैसेस दो प्रकार की होती है, एक को मैंने बोला परमानेंट, एक को मैंने बोला नॉन परमानेंट। परमानेंट वो होती है जिसमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या बोला मैंने, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और नॉन परमानेंट वो होती है जिनमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप पूछ सकते हैं कहीं भी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो परमानेंट गैस वो जिसमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, नॉन परमानेंट गैस वो जिसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो हाइड्रोजन का आता है, वो हीलियम का आता है। ठीक है, और उसके अंदर ये याद रखना, परमानेंट गैस वो जिनका साइज छोटा होता है और जो एक ही एटम से बनी होती है। क्या बोला, जिनका साइज छोटा होता है और जो एक ही एटम से मिलकर बनी होती है।
नॉन परमानेंट वो जिनमें डाइपोल डाइपोल होता है, जो पोलर होती है। पोलर कौन सी गैस है? पोलर है जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2, SO2, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, ये और ये अब याद रखना। अब ट्रिक से समझना, ठीक है। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम, देखो ट्रिक कहानी नहीं करें, पूरी कहानी नहीं कर, आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अंदर कम तो पानी के अंदर भी कम, ठीक है। आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम तो पानी के अंदर भी कम, और पानी के अंदर कम तो सॉल्युबिलिटी कम, और सॉल्युबिलिटी कम तो मोल फ्रैक्शन कम, और मोल फ्रैक्शन कम तो KH नहीं आया दोबारा। परमानेंट वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। कौन सी गैसेस? छोटी गैसेस। आपको पता, आपने इतना पढ़ा होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस साइज पे डिपेंड करते हैं। साइज ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिनको मेनली वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं, उनका वो ज्यादा, और साइज छोटा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम। तो मैंने क्या बोला, परमानेंट गैसेस हो जिनके अंदर वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। नॉन परमानेंट गैस हो जिनके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, CO2, SO2, अमोनिया, CH4, SO3 वगैरह वगैरह, ठीक। तो मैंने क्या बोला, आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम तो पानी के अंदर भी कम, याद रखना बेटा, जो आपस में कम तो पानी के अंदर भी कम, ठीक है। वाटर के अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम, ठीक है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीकर होंगे तो लो सॉल्युबिलिटी, क्या होगी? लो सॉल्युबिलिटी, और लो सॉल्युबिलिटी होगी तो हाई वैल्यू ऑफ KH, एग्री, ठीक। इसमें क्या होगी, अगर आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो गैस वाटर के बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, ठीक। तो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब हायर सॉल्युबिलिटी, क्या होगी? हायर सॉल्युबिलिटी, समझ में आ रहा है, ठीक है। और हायर सॉल्युबिलिटी होगी मतलब लोअर वैल्यू ऑफ KH, क्या बोला मैंने? लोअर वैल्यू ऑफ KH, ठीक है। सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूं, अमोनिया में KH की वैल्यू जो है वो 49 है, ठीक है। हाइड्रोजन में KH की वैल्यू है क्या मैंने बोला 68, ठीक है। KH कम तो सॉल्युबिलिटी मोर सॉल्युबल, और KH ज्यादा, ये KH की वैल्यू, KH ज्यादा तो क्या होगा? लेस सॉल्युबल, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, क्या ये है स्कूल लेवल तक, ठीक है। अब अगर मैं कंपटीशन में जाऊं तो गैसेस के बारे में यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं हो। अब देखो बेटा क्या होता है, ज्यादातर लोग जब हम टीचिंग में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें रिलेट करनी पड़ती है। अब मैं आपको सच बताऊं कि इसमें मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? क्रिटिकल टेम्परेचर, एग्रीड। क्रिटिकल टेम्परेचर में अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत सारा एलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको इतना याद रखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा और आपसे पहले पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, राइट, एग्रीड। और फिर इसको लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उसको KH से रिलेट करेंगे, कैसे उसको KH की वैल्यू से, कैसे उसको सॉल्युबिलिटी से रिलेट करेंगे, वो हम आपको बताएंगे, एग्रीड। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दिस इज माय लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर है? 4th लेक्चर है मेरा, एग्रीड। तो 4 टॉपिक कवर हो गए, कम से कम इसमें 15 टॉपिक्स लगेंगे पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको जैसे ही आपके टॉपिक कवर होंगे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भेजूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स हो गए, KH की वैल्यू हो गई, हेनरीज लॉ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ी सी उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।